अब जरा इसको मैं अपने पॉलिटिकल गेस की तरफ लेकर जाता हूं। अभी तक की जो फाइंडिंग है, और उसमें ये बात कि ये लगभग स्थापित धारणाएं हैं, जैसा यशवंत जी कह रहे थे, जो उन्होंने कह दिया वो लगभग सोच विचार कर कहा है। अगर ऐसा है तो अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी से समझना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें कोई ट्रांजिशन, कोई चेंज दिखाई दे रहा है, या युवा ऐसा ही रहा है और उस मामले में ये स्टेटस को वाली स्थिति है? दिनेश भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर है, कहते हार गए जेनजी के आगे, लाठी वाठी हंटर वंटर, और भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। जंतर मंतर पर बैठे जेनजीज ने और आज आपकी और यशवंत की बातचीत ने बहुत सी चीजें क्लियर। मैं आमतौर पर यशवंत से सहमत नहीं रहता हूं, उनका इंक्लिनेशन सबको पता है किस तरफ, लेकिन आज यशवंत ने जितनी बातें कही वो कमोवेश सारी की सारी चीजें ठीक है। मैं अभी प्रदीप भाई ने, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, कहने लगे कि साहब राष्ट्रवाद, बिल्कुल सही कहा, ये राष्ट्रवाद के साथ में है, छदम राष्ट्रवाद के साथ में नहीं है। राष्ट्रवाद के साथ में पूरा युवा है और पूरा देश है, सारी की सारी। लेकिन अगर आप इनको राष्ट्रवाद के नाम पर इनका रास्ता रोकने की कोशिश करोगे, इन्हीं को पाकिस्तानी बताओगे, इन्हीं को अफगानिस्तानी आतंकवादी या खालिस्तानी बताओगे, तो ये सैलाब बनकर के आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। ये बात आपको स्पष्ट करनी होगी। एक चीज, एक शिकायत भी है आपसे दिनेश जी, और यशवंत चले गए, यशवंत से भी, कि भाई आपने जाति का तो देख लिया, लेकिन कितने लोग धर्म के आधार पर करते हैं वोट और कितने नहीं करते, तो अगर वो आता तो आपको मजा आ जाती, क्योंकि 90% से ज्यादा हमारा युवा कहता कि नहीं, हम धर्म के आधार पर वोट नहीं करते, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मुद्दा जेनजी आज लेकर के चल रहा है, आपने बता ही दिया है। तो आज आने वाले समय में मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं दिनेश जी, कि सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। मैं सत्तारूढ़ दल की बात कर रहा हूं, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर जो भी सत्ता में है। तो सत्तारूढ़ की चुनौतियां इसलिए बढ़ने वाली हैं कि जेनजीज जो है वो आपको कायदे से मैप कर रहा है। आपको अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, आपको मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने पर वोट नहीं मिलने वाला, मजारों में झंडा लहराने पर वोट नहीं मिलने वाला। वोट आपको मिलने वाला है कि आप शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करना चाहते हैं, क्या सुधार करेंगे। आप रोजगार विहीन भारत को विकसित करेंगे या रोजगार परक भारत को विकसित करेंगे। बच्चों को आप रोजगार के अवसर कितने देंगे? झूठे नहीं, सच्चे अवसर चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं साहब, हमने तो मुद्रा लोन दे दिया, सारे के सारे स्टार्टअप, 3/4 स्टार्टअप बंद हो गए हैं। तो आज एक बात और मैं आपके सामने रख देता हूं सुरेंद्र जी, ये जो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल इशू फॉर यू, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जो इन लोगों ने ये इसमें अपनी राय दी है, अब देखिए इसमें एनडीए, ऑपोजिशन और अदर्स, इसके फर्दर सेग्रीगेशंस भी हैं। हर एक सवाल में ये सेग्रीगेशन है। अगर किसी सवाल के संदर्भ में आप में से किसी भी मेहमान को ये जानना हो कि इसमें एनडीए वाले लोग क्या कह रहे हैं, ऑपोजिशन वाले लोगों का परसेंटेज क्या है, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन घनश्याम जी के पास भी आप समझने के लिए जा रहा हूं, अभी तक जो सवाल पूछे गए और उनमें जेनजी ने जो जवाब दिया है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है घनश्याम जी? नमस्कार दिनेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, जिसको आप 21 साल से या 16 साल से 35 साल के दायरे में रख रहे हैं। अगर मैं बस 16 साल से 21 साल के भारतीय युवकों युवतियों के बारे में कहूं आपसे, तो लगभग 15 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 16 से 21 वर्ष के हैं। इन 15 करोड़ बच्चों में से लगभग 40% ऐसे हैं जिनके घर में प्रति व्यक्ति आय 4,000 5,000 रुपये से कम है प्रति माह। बाकी 40% ऐसे हैं, 15 करोड़ का 40% नहीं, 6 करोड़ ऐसे हैं जिनके घर में प्रति व्यक्ति आय प्रति माह 8,000 है, और बाकी 20% ऐसे हैं जो कि थोड़े से संभ्रांत परिवार से आते हैं। अगर आप इसमें बच्चों और बच्चियों के बारे में बात करें, तो जो बच्चियां हैं उसमें से 50 से 55% मेल न्यूट्रिशन है, अनीमिक है। ये सरकार के आंकड़े हैं। इन लोगों को के हाथ में आज मोबाइल फोन है, उनके अरमान हैं, उनके पास चैट जीपीटी और दुनिया भर के एआई टूल्स हैं। उनको किसी के व्याख्यान की जरूरत नहीं है, वो उस पर पूछ सकते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उसको तुरंत प्रमाणित कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कितनी बार पार्लियामेंट आते हैं, या देश की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल में कितना चंदा जमा किया, या उस पार्टी में कितने लोग हैं जो क्रिमिनल पृष्ठभूमि से हैं। ये सारे तथ्य हैं, वो खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं भी उन्हें बता सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी सर्वे वो
उनकी एक तस्वीर दे सकता है। लेकिन अगर आप उनसे ये सवाल पूछें कि आप राष्ट्रवाद के आधार पर वोट देते हैं, इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी कहती है राष्ट्रवाद के आधार पर वोट लेती है। 12 साल में जिस पार्टी ने जितने इतवार नहीं हुए उससे कम संसद आहूत की, 12 साल में प्रतिवर्ष 12 दिन प्रधानमंत्री संसद नहीं गए, वो पार्टी 25,000 करोड़ चंदा जमा करती है। उस पार्टी में 800, एक दो नहीं 800 एमपीज और एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवाद का छद्म राष्ट्रवाद का ध्वजा लहरा रही है, राम मंदिर की चंदा चोरी से चढ़ावा चोरी तक जिसके हाथ रंगे हुए हैं, और आज इस पार्टी को ने संसद को शॉपिंग मॉल बना दिया 2/3 बहुमत के बावजूद। वहां गृह मंत्री संसद नहीं आ पाते, देश के प्रधानमंत्री संसद नहीं आ पाते। तो जेनजी इन बातों को समझती है, केवल टीवी मीडियम के माध्यम से नहीं समझती, वो गूगल सर्च, आपसी बातचीत, इंस्टाग्राम और एआई के माध्यम से समझती है। मैं कुछ एक चीजें और जोड़ दूं घनश्याम जी, उसमें और समझने में आसानी होगी, और उसके बाद अवधेश जी को भी ले लेता हूं इसमें। डज सोशल मीडिया प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग अप योर ओपिनियन? इसमें एनडीए समर्थन वाले जो लोग थे उन्होंने 53.2% लोग उसमें लोग कह रहे हैं हाँ, ऑपोजिशन से रिलेटेड जो अपना इंक्लिनेशन रखते हैं वो 48.3% लोग हैं। व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर डिसाइडिंग योर वोट? इसमें इशू कहने वाले लोगों में 30.5% एनडीए वाले हैं, 33.3% ऑपोजिशन वाले हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। और डू यू थिंक, आ रहा हूं सर, डू यू थिंक पॉलिटिकल पार्टीज अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ जेनजी? क्या पॉलिटिकल पार्टीज जेनजी के कंसर्न समझती हैं? इसमें जिन लोगों ने कहा हाँ समझती हैं, जो 20.7% हमने बताया था, उसमें 26.0% एनडीए वाले हैं और 17.1% ऑपोजिशन वाले हैं।